हौसला मिल जाता है, बहुत हौसला मिलता है। तो भी सेमिनार में लेकर चलती है और जहाँ जहाँ से भी होकर गुजरती है वहाँ के खनिज रंगों की अपनी पूरी यात्रा के रंगों को लेकर वो आती है सागर के तरल पृष्ठ पर और वहाँ बिखेरने लगती है रंग। वही होता है उसका रचना संसार, एक अमर रचना संसार। ये संभव है कि उसे देखने लोग आए या ना आए, लेकिन वो सदा विद्यमान रहता है अपने अमृतत्व के कारण। एक कलाकार परिवार रूपी ब्रह्म कमंडल से निकलकर गुरु ज्ञान की जटाओं से पोषण पाकर लंबे अनुभव और सहचरों के संगम के उपरांत जब मंच रूपी सागर पृष्ठ पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करता है तो मानवीय भावनाओं के अनेकानेक चित्र प्रदीप्त हो उठते हैं। ऐसी ही कला सरिता है हमारी आज की मेहमान, जिनके जीवन के तमाम उतार चढ़ावों ने उनके जीवन की चादर पर अपने मन के सागर को रोशन कर लेते हैं। स्वागत स्वागत स्वागत। इस संवाद में डूब जाते हैं जहाँ चाय की हर चुस्की के साथ विचारों की नई परत खुलती है। Let us immerse ourselves in this evening where every word resonates and every pause speaks. सादर प्रणाम। मनोषी दीदी यहाँ आई हुई हैं, आपको सादर प्रणाम। मंडलोई सर और आप सभी हमारे जो मेरे साथी हैं, तो सभी का अभिवादन करती हूँ। थोड़ी जो ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, व्यवधान तो होता है। और एक बार सभी का स्वागत करते हुए और हम शाम की आदरणीय गुरु नंदिनी सिंह जी से हम संवाद करते हैं। तो आज का जो एक मुख्य प्रश्न सबसे पहला है दीदी आपसे कि आप जयपुर घराने की जो एक शीर्ष परंपरा है उसके प्रतिनिधि हैं, नृत्यांगना रही, खूबसूरत गुरु हैं। आपने जयपुर घराने के जो हमारे वरिष्ठ शीर्ष गुरु हैं हीरालाल जी, सुंदर प्रसाद जी और दुर्गालाल जी जैसे महान लोगों से, विद्वान कला विद्वानों से आपने नृत्य की शिक्षा ली है। तो आज हम सभी लोग आपसे आज जानना चाहते हैं कि उन गुरुओं की किस तरीके की शिक्षण पद्धति थी, क्योंकि जब एक कलाकार आपके रूप में या आप अपनी शिक्षा को कहीं दे रहे तो गुरु का अपने संस्कार भी शिष्यों में देते हैं। खाली एक क्लास में दातेटे या तत्त थुन ही एक शिक्षा का प्रकार नहीं है, बल्कि उससे कई जुड़ी ऐसी चीजें हैं। और आप ही एक ऐसा भी माध्यम है जो गुरुजनों के बारे में आप बता सकती हैं, तो आप कृपया उनके बारे में बताइएगा। मेरा सादर प्रणाम सबको। दीदी क्षमा कीजिएगा, सबसे बड़ी तो वही बैठी हैं पहले। मैं अपने अनुभव ही बता पाऊंगी कैसे हमने सीखा, कब शुरू किया ये तो मुझे भी याद नहीं, क्यों शुरू किया ये भी नहीं मालूम। क्योंकि वो एक हमारी माँ की परंपरा थी, या माँ
को बहुत पसंद था कथक नृत्य करवाना, इसलिए मैंने शुरू किया। मेरे सबसे पहले 5 साल की उम्र में मैंने शुरू किया था, शायद 4 या 5 साल में, जिसका एक फोटोग्राफ है जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि वो मेरा पहला फोटोग्राफ है विद पूरी ड्रेस के साथ, क्योंकि मैंने 5 साल में शायद कुछ भी नहीं किया होगा मगर है। तो वहाँ मैंने शुरू किया था गुरु उत्तम कुमार जी से, जो बॉम्बे से थे। उनसे मैंने 6 महीने शायद ली होगी शिक्षा, शुरुआत की। उसके बाद गुरु गिरिराज जी आए थे। गुरु गिरिराज जी अपने में एक बहुत अच्छे कलाकार थे, मगर उस टाइम पे शायद वो भी वैसे ही सर्कमस्टांसिस में थे कि वो, मेरी आवाज आ रही है क्या? तो उन्होंने मुझे शिक्षा दी और स्टेज पे करवाया भी। 2-3 साल शिक्षा देने के बाद में उन्होंने अपने आप, देखिए उस वक्त की मैं सच्चाई बताती हूँ, गुरुओं की सच्चाई। उन्होंने खुद ये कहा मेरी माँ से कि अब इसको मेरे गुरुजी सिखाएंगे, और वो गुरु हीरालाल जी को लेकर आए थे हमारे घर। तो गुरुजी ने मुझे घर पे ही सिखाया सारा कुछ, और मुझे इतना अब ख्याल आता, उस वक्त तो ख्याल भी नहीं था इस बात का, मगर उनकी सच्चाई गुरु की, कि जो सिखा रहे हैं वो अपने को अलग करके अपने गुरु को सामने ला रहे हैं कि ये सिखाएंगे अब इस बच्ची को, क्योंकि अब ये आगे बढ़ेगी जरूर। उनका शायद ऐसे ख्याल होगा उस वक्त। और फिर गुरु हीरालाल जी ने मुझे शिक्षा दी। मैं उन्हीं की गंडाबंद शागिर्द हूँ, गुरु हीरालाल जी की। जब वो आते थे तो उनके साथ उनके सुपुत्र आते थे, गणेश हीरालाल जी, और एक्चुअल में सिखाया मुझे गणेश हीरालाल जी ने है। वो मेरे भाई भी बने हैं, राखी तब से बांधी हमने बचपन से, और उन्होंने इतने प्यार से सिखाया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कैसे। उनका अपना एक पद्धति थी सिखाने की। हमारी माँ उन दिनों उनको आठाने देती थी पान खाने के, उनको पान खाने का बहुत शौक था गुरुजी, गणेश भैया को। तो गुरुजी देते नहीं थे पैसे बिल्कुल भी, और हमारी माँ उनको आठाने देती थी चुपचाप रोज के। और गणेशी भैया, मैं उनको गणेशी भैया कहती हूँ, वो मुझे 4 आने देते थे रोज के, कि मैं एक बार बोलूंगा, एक बार सुनाऊंगा, अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम्हें ये 4 आने मिलेगी। मतलब इस तरह की पद्धति थी उनकी सिखाने की, कि वो दिमाग बच्चे का खुल जाए, उसकी पकड़ मजबूत हो जाए, और पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन उस पर बढ़ जाए। और 7-8-9 साल की उम्र में तो आप समझते हैं कि जब छतों पे सब बच्चे भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, और सबका ध्यान उस तरफ लगा हुआ होता है, फिर उसके बीच में हम 3 बजे स्कूल से आते ही सीधा खड़े होना है, बस इतना ही आता था। और आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चों को माँ कहती है कि हाँ अभी तो स्कूल से आए हैं, अभी तो ये है, अभी वो है, मगर हमारी माँ ने ये कहती थी, गुरुजी भी ये कहते थे कि बेटा भूखा शेर लड़ता है, पेट भरा शेर क्या लड़ेगा। ये बड़े गुरुओं की बातें थी कि अगर आप स्कूल से आए हैं सीधा घुंघरू बांधिए और खड़े हो जाइए। और फिर वो 3 बजे स्कूल से आ रहे हैं हम, या गर्मियों में 1:30-2 बजे आ रहे हैं, या सर्दियों में 3 बजे आ रहे हैं, तो भी हम 5-7 बजे तक वो कंटिन्यू चलता है। कोई ये पूछने वाला नहीं कि तुम्हें भूख भी लगी नहीं लगी है, पानी की तो बात ही नहीं है। मगर उसके बाद हमें इतना बड़ा कटोरे में दूध और मक्खन डाल के मैं खड़े खड़े पिला देते थे। तो उसके बाद आप खाना खाइए, जो करिए। वो भी नहीं मिलता था शायद उसके बाद में, कौन 7-8 बजे खाना खाएगा। मगर हमारी जो रियाज हुआ है उस वक्त, वो शायद ही आज के बच्चे कर पाते हैं। अगर गुरुजी हमें, जब हमें स्कूल से आती थी, सब बैठे हुए मिलते थे, बस इतना ही हमें टाइम मिलता था कि हम घुंघरू बांधे, अपनी शबाब पहने और आ जाए। इतने ही टाइम में हमें शुरू कर देना पड़ता था। और मैं गणेश हीरालाल जी को, अपने भैया को कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी कर रही हूँ, जो अंदर से भाव निकलते हैं, वो सारे उनके दिए हुए हैं। मुझे ये कहा जाता था कि नजर बनाओ। आजकल नजर की बात बड़ी अलग हो गई है, कि कथक में नजर ही सबसे बड़ी चीज होती थी, कि नजर बनाइए। नजर बनाने का एक ढंग था कि ऐसे नॉर्मल नजर है, उसके बाद में जब आप नजर बनाते हैं तो अलग हो जाती है। जैसे मैंने अभी दिखाई थी आपको,
कि नॉर्मल नजर है, उसके बाद जब बनती है तो फिर बनती चली जाती है। और फिर कहते थे और गहरी और गहरी, देखो दीवार खड़ी, दीवार के पार देखो, दीवार के पार देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, बस मतलब वो उसको मतलब बनाने का तरीका। और फिर कहा जाता था कि देखो रात को जब गर्मियों में हम छत पे सोते थे तो कहते थे कि चंद्रमा निकल रहा है ना, कंटिन्यू उसको देखो। तो क्या था, नजर एक जगह टिकाना, इससे नजर भी टिकती थी। और मुझे कहा जाता था कि देखो चंद्रमा को देखोगे ना तो बहुत सुंदर बनोगी। तो हम रात भर जब तक नींद नहीं आती थी तब तक एक टक बिना पलक झपके बस देखते रहते थे चंद्रमा को। और वो देखते 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 नजर बनना शुरू हो जाती। तो ये नजर बनती थी इस तरह से। भवों का चलना जो आजकल बहुत कम दिखता है, ये आईब्रोज का जो है, भवों की भ्रुकुटी का जो चलन है, ये कथक में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम दोनों या बहुत जोर से नहीं करते हैं, कुछ भी बहुत बारीकी से होता है। इतना ही उठ जाए नजर बहुत है, इतनी ही अगर आपकी आंख उठ गई है ऐसे धदा धदा धा इतना कर दिया तो बहुत है। और नजर बना के जब आप आईब्रो चलाते हैं तो वो एक खास चीज है कथक की। क्योंकि अब नृत्य पक्ष की ही बात अगर आप लीजिएगा तो पहले के गुरु लोग थाट को कम से कम 3 या 4 साल की बाद सिखाते थे। आज हम लोग 3-4 साल में तो सोचते हैं कि बच्चा स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो 3-4 साल के बाद तो थाट शुरू होता था कि थाट की अब शुरुआत होगी, अब तुम्हें थोड़ा सा बदन को अपने ठहराव आ गया है, आपने रियाज कर लिया है, जोड़े टुकड़ों पे पाँव पे अच्छा से रियाज हो गया, तो अब थाट शुरू होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि नृत्य पक्ष में जो उठान और थाट की बात है, तो उठान में हम पहले होता था कि अब तो संगत बैठती है, जो हमारे साथ पहले से कर रही है वही संगत बैठती है। उस वक्त तो दीदी भी बताएंगी कि कोई भी आके तबले पे बैठ सकता था, तो उस वक्त तबले पे कौन बैठे हैं हमें नहीं मालूम। तो उठान के अंदर तबला और घुंघरू, नर्तकी और तबले वादक, इन दोनों का शुरुआत होती थी एक दूसरे को समझने के लिए। उठान इसलिए होती थी कि एक दूसरे को समझ सके कि मैं किस पानी में, कितने पानी में खड़ी हूँ और अब मेरे साथ कैसे संगत कीजिएगा। तो ये था उठान का चलन। उसके बाद होती थी थाट। अब हमने आपस में बात कर ली, अब मेरा ध्यान गया कि अब मुझे थाट जब दिखाना होता है तो मैं अब ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितने पानी में खड़ी हूँ, मैंने कितना सीखा है। थाट एक ऐसी जगह बन जाती है कि जहाँ आपका अंदर बाहर सब कुछ पता लगता है कि आपने कितना सीखा है और कैसे गुरुओं से सीखा है। जब आप नृत्य करके आते हैं और थाट बांध के खड़े होते हैं, उस वक्त थाट शुरू होता है। हमारे जयपुर की एक बड़ी खास बात है कि थाट जो है बंदिशों में है, थाट की बंदिशें हैं, पूरी बंदिश नाच के, चाहे उसमें चक्कर भी हैं, काफी अच्छे चक्कर भी लगा लेते हैं हम लोग। चक्कर लगाने के बाद में आके खड़े हुए ना, वहां से थाट शुरू होता है। अब यहाँ पे आप आके खड़े हो गए हो, अब यहाँ से आप बता रहे हो अपने अंदर का कि मैं कितनी, यहाँ से कि मैं कितना मैंने सीखा है। वहाँ पे डोरा खींचना, गर्दन का, भवों का, नजर का एक जगह टिकाना और अपने अंग का सही इस्तेमाल करते हुए खड़े होना, वहाँ थाट होता था। तो ये सब बातें हमारी 3-4 साल के बाद में शुरू होती थी, उससे पहले कोई भी थाट नहीं सिखाते थे। और गुरु सुंदर प्रसाद जी तो 2-2 साल क्लास में बिठा देते थे। वो तो कहते थे कि बैठ बेटा, अगर कोई सीखने आया ना तो उनको कहते कि अच्छा बैठ बेटा। तो दीदी जैसे आपने हीरालाल जी के साथ जब आपसे शिक्षा ली तो कितने समय बाद आप सुंदर प्रसाद जी के? एक्चुअली मेरा समय ऐसा निकला है, शायद परिस्थिति ऐसी थी कि मेरी मदर जो थी वो, मैं 13 साल की थी जब वो गुजर गई। तो उसके बाद गुरुजी 13 साल की उम्र में मैं मतलब गुरुजी को अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने फिर नाट्य कला सेंटर्स ज्वाइन किया था। नाट्य कला सेंटर में मैं राधा का, पार्वती का काफ़ी अच्छा किया मैंने। और वहाँ मुझे आज भी लगता है कि मेरा वही अंग जो है ना, क्योंकि वहाँ पे
उदय शंकर स्टाइल भी सिखाया जाता था, जिसमें भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम मैंने सब किया है, क्योंकि नाट्यकला सेंटर में वैसा ही सिखाया जाता था और वैसे मूवमेंट्स बनते थे। तो उसकी वजह से, मणिपुरी की वजह से शायद वो ग्रेस जो है वो डिफरेंट ग्रेस है मेरा कथक का। गुरुजी ने मुझे नहीं करने दिया ओडिसी, मुझे ओडिसी बहुत पसंद था, मगर गुरुजी ने कहा नहीं, ओडिसी नहीं करोगे, कोई भी दूसरा नृत्य तुम वैसे नहीं करोगी कि एकदम बराबर की, जैसे कथक भी कर रही, ओडिसी भी कर रही, नहीं। क्यों? क्योंकि ओडिसी एक ऐसी चीज है, कथक हमारा जो है ना वो एकदम बीच का नृत्य है, एकदम सेंटर का। इधर उड़ीसी और मणिपुरी है, उधर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड कथकली है, और कथक एकदम बीच का। अगर उड़ीसी के लिए मेरी हल्की सी भी गर्दन आके टेढ़ी हो गई तो खत्म हो गया कथक। और अगर भरतनाट्यम के जैसा मेरा हाथ थोड़ा सा भी स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया, तो वो भी कथक। क्योंकि कथक जो है ना बहुत एकदम सेंटर लाइन में है ना, तो वो बहुत सहज, हम सहज नृत्य बोलते हैं इसको, कथक को सहज नृत्य कहते हैं। जैसा कि हम जीते हैं वैसा ही है वो, उसके लिए हमें बहुत बनाना नहीं पड़ता है। अगर हमें कोई मूवमेंट भी दिखाना है तो अगर मैं हाथ उठा के घूंघट दिखाऊंगी तो ये घूंघट नहीं बन पाएगा, जैसे भरतनाट्यम में होता है। और अगर मैं मणिपुरी के समान एकदम ऐसे करके करूंगी तो भी नहीं पसंद आ पाएगा कथक। तो इन दोनों के बीच का है। तो ना तो हम, मतलब पहले लोग कहते थे कि तलवार की धार है कथक। हमारे गुरुजी का ये एक लाइनें हैं पुरानी कि तलवार की धार है कि जिस पर आपको नाचना है। जरा सा भी आपका अंग जरा सा भी टेढ़ा हुआ या आपका पांव अलग से कहीं पड़ गया तो एक तो वो मुजरा बनने का ढंग बन जाएगा, वहां से हमें इसको बचाना है कि मुजरा ना बने। फिर उसके बाद में हम अगर ज्यादा ही ज्यादा स्ट्रेट हो गए तो फिर वो दूसरी जो शैलीज हैं उनमें निकल जाएगी। तो कथक जो एकदम बीच का है, जिसमें लास्य तांडव बराबर का चलता है। कई जगह पूछा जाता है कि लास्य कब करे और तांडव कब करे। ऐसा कुछ नहीं है कि तांडव अलग है या लास्य अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरी सोच में लास्य और तांडव आपके हर किसी के बीच में है। अर्धनारीश्वर हर कोई है, और वो अगर आपके बीच में आता है तो आप लास्य भी उतना ही करेंगे, तांडव भी उतना ही करेंगे। और कथक के अंदर ये सही बात है कि आप अगर कोई भी बंदिश ले लीजिए, कोई भी पढ़ंत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उन बोलों के उतार चढ़ाव के साथ अगर आप कर रही हैं तो लास्य और तांडव दोनों बराबर कर चलेगा। वैसे भी से कथक को तो ऐसे भी प्रचलित में कहा भी जाता है कि खुला नाच है। हाँ। और लेकिन यदि इसमें जो इनके बोलों की बढ़त है, हाँ। किस तरीके से होती है उसके बारे में आप बताइए। खुला नाच देखिए, क्योंकि उपज इसका प्रमुख अंग है कि मतलब हाँ। उपज से ही हम कथक को पहचानते हैं। सही बात है। जी, जी। वो जो आजकल नहीं होती उपज, जिसे पहचाना जाता था पहले उपज नाम से, कि कथक में उपज होती है, बाकी किसी भी नृत्य में नहीं हो पाती है, क्योंकि वो आइटम्स के जैसा बना है कि वैसे ही पूरा आपको वैसे का वैसे ही करना है। और कथक खुला नाच इसलिए है, खुला नाच इसलिए मतलब ये अपने दायरे में है, अपने ग्रामर के दायरे में रहता है, उससे बाहर नहीं निकल सकता कहीं भी, अपनी लय ताल के बीच में है, मगर फिर भी इसको खुला नाच इसलिए कहते हैं कि इसकी एक एक बंदिश अलग अलग है। हम उठान सीखेंगे तो कम से कम 20 उठाने सीख लेते हैं, 50 उठाने सीख लेते हैं। हम थाट सीखते हैं तो कम से कम 8-10 थाट सीख लेते हैं। आमद शब्द मुझे, मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगी आमद का। आमद है तो आमद भी है, परण आमद है तो उसके बाद पढ़ने शुरू होती हैं। तो हर बंदिश अपने में पूरा एक आइटम है, और हम इसको जब करते हैं तो ऑडियंस को देख के करते हैं, जो मैं करती हूँ, कि हम कैसी जगह पे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किस वक्त कर रहे हैं, कौन सामने बैठा है, इस बात का ख्याल रखते रखते अपना आप ही, अगर मैंने तैयारी करके आई हूँ कि मैं तो ये परण करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मगर वहां आके पता लगता है कि वो तो भूल गए, अच्छा ये परण सुन लीजिए। इसलिए इसको खुला नाच कहते हैं कि हम कभी भी किसी वक्त भी इसको चेंज कर सकते हैं। जो हम तैयारी करके आए हैं या हमने बहुत ज्यादा ये सोच रखा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सब आइटम बन जाता है। दीदी अब तो
समय बदल गया, अब तो बिना संगतकार के होता है। हाँ, अब तो रिकॉर्डेड होता है। फिक्स है कि हमको यही परण करना है, यही थोड़ा करना है। तो वो आइटम बन गए हैं, वो आइटम बन गए हैं। और कथक का जो खुशबू है ना, वो कहीं गायब हो गई है। जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर सामने रखे हो, बहुत सुंदर लगते हैं, वैसे ही है। मगर एक गुलाब अगर सही में एक गुलाब होगा तो उसकी खुशबू अलग से दिखाई देगी। तो आज जो है हमारा नृत्य जो है वो आर्टिफिशियल पंच के जैसा बनता जा रहा है कि आप यहाँ पे ये प्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पे ये प्रेजेंट कर दीजिए, ताकि वो मुरझाए ना, कभी कुछ ना हो उसको। मगर उसकी जो खुशबू है ना, जिसको कहा जाता था, बड़े लोग यही कहते थे कि कथक की खुशबू आनी चाहिए। कथक में खुशबू नहीं है आपके। अब खुशबू शब्द एक ऐसी चीज है कि जिसको आप समझ नहीं पाएंगे कि खुशबू क्या हो सकती है, कथक की खुशबू क्या हो सकती है। मगर जब आप सीखिएगा, करिएगा, तब पता लगता है कि खुशबू क्या चीज होती है। कि आपके अंग में वो दिखाई देना चाहिए कि कथक नाचा जा रहा है, सुना जा रहा है। पहले के लोग यही कहा करते थे कि मेरे बच्चे को सुन लीजिए। बड़े गुरु यही कहते थे कि मेरे बच्चे को सुन लीजिए। अब कथक तो देखने वाली चीज है, उसको सुना कैसे जाएगा। मगर बड़े पहले गुरु यही कहते थे कि सुन लीजिए, देख लीजिए नहीं, क्योंकि एक मर्यादा होती है हर चीज की। एक तो उसका ख्याल रहता था, दूसरा पाँव में घुंघरू बने हैं ना, उनको सुनना है, वो पाँव पूरे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। जो बंदिश चल रही है, अगर कोई भगवान न करे तो सुदास जी बैठे हैं हमारे उसमें, तो वो क्या देखेंगे, वो तो सुनेंगे ना कथक कैसा हो रहा है। तो उसमें आपके पाँव जो है वो पूरे चलने चाहिए। आपकी अभी जो क्वेश्चन हुआ था उपज का, उपज आजकल नहीं देखने को मिलती है कहीं भी। उपज शब्द क्या है, जो उसी वक्त वहीं के वहीं वो जो लय चल रही है, जो ताल चल रही है, उसके अंदर आपके मन में कहीं कुछ हुआ है और वहीं के वहीं कुछ हो गया, वहीं सम पे आ गए, वहीं पे कुछ करके आप आ गए सब पे। उससे पहले आपने खुद भी नहीं सोचा था उसके बारे में, उसको उपज कहते हैं। अगर आपने एक बार भी विंग के अंदर खड़े होकर देख लिया कि अच्छा ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो वो उपज नहीं, वो बनावा नृत्य है, वो आपका बंदिश बन गई है, वो उपज नहीं। और उपज के लिए मुझे लगता है, जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को देखा अपने अनुभव से। गणेशीलाल लाल जी वो करते थे उपज, उसके बाद करते थे महाराज जी, विजय महाराज जी, उनकी उपज थी। और उनके बाद में पंडित दुर्गालाल जी, उनकी उपज थी। उसके बाद में मुझे हर वक्त लगता है कि अच्छा ये पहले देखा हुआ सुना हुआ है, एक बार सुन लिया तो वो उपज नहीं, या जिन्होंने अपने आप भी बना लिया वो भी उपज नहीं। तो उपज आजकल नहीं है। और उसके बाद में उपज भाव में भी उपज होती है। ये 2 चीजें हैं कि हमारे नृत्य में, नृत्य पक्ष में उपज और भाव पक्ष में उपज। नृत्य जहाँ नृत्य से नृत्य बन जाता है वहां भी उपज होती है। उपज होती है वो हमने देखी है गुरु महाराज जी, शंभू महाराज जी की। उपज का मतलब होता है भाव में उपज, कि एक ही शब्द को आप, एक ही लाइन को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते। एक होता है अर्थ, आपने भावार्थ करा, उसके बाद होता है आपके अपने मन से निकली हुई, अपनी सोच से निकली हुई चीजें। तो उनकी एक बड़ी, मैं दीदी के सामने, तो आप तो शागिर्द हैं उनके, मैं तो सिर्फ मैंने देखा है सप्रा हाउस में, मैंने देखा है महाराज जी को। और जब मैं भारतीय कला केंद्र आई हूँ तब महाराज जी को मैं मिली हूँ, देखी हूँ, मगर मुझे सीखने का मौका नहीं मिला उनसे। तो ये मेरा दुर्भाग्य था शायद। मगर नहीं, देखने से भी हम 3 तरह से सीखते हैं। सीखकर, गुरु से सीख के ही सीखते हैं, और सुनकर भी सीखते हैं, कि किसी की सुनी हुई बात को सुनकर भी सीखते हैं, और देखकर भी सुनते हैं, कि देखकर भी हमने सीखा है। तो मैंने शायद देखकर सीखा है शंभू महाराज जी से, कि वो एक बताते थे, कौन गली गयो शाम, ये एक लाइन थी, कौन गली गयो शाम। अब इसी को उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया है, कि कभी उन्होंने देखा कि हेरी सखी बता दे, कौन गली गयो शाम, हेरी सखी बता दे, कौन गली गयो शाम। अब उन्होंने
गलियां जो दिखाई हैं, अपना कान दिखाया है, अपनी आंखें दिखाई हैं, अपनी कान में उस वक्त ये रखते थे, इत्र हुआ रखते थे वो रुई के अंदर भिगो के, वो निकाल के उन्होंने अपने हाथ पे घिसा और उसको सूंघा, वहां शाम बन गए। वो जो खुशबू थी वो शाम बन गई। और कौन गली गयो शाम, ये उपज। और इससे पहले शायद किसी ने नहीं बताई होगी ये बातें, तो ये महाराज जी की उपज थी। इसको कहते हैं भाव में उपज। अब कौन गली गयो शाम, अब मैं पूछ रही हूं, बता दे कौन गली गयो शाम, ये शायद मेरी उपज है। शाम जो गए हैं ना, ये भी सच्ची बता दे कौन ही गली गयो शाम। तो यहाँ से मैंने बता दिया कि किसकी गली में गया है ना, या माखन खाने गए हैं तो कौन सी गली में। तो ये सब बातें अगर आपके दिमाग में आती जा रही हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि ये उपज है भाव की। और इसी तरह से हमारे नृत्य की उपज जो अभी देखने को